चैनल। आई एम अंजलि एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है। बट अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें यही चैप्टर नंबर 5 करके है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कंटेंट वही सेम है, बस इसमें चैप्टर नंबर और नेम चेंज हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर और कंप्लीट करा रखे हैं, 2 ध्रुवीयता का अंत और यूरोपीय संघ वाला आसियान वाला, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने आपको एकदम बेहतरीन नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ जाइए, वीडियो को देखिए और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पहले समझेंगे इसके परिचय को। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के बारे में जानते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इससे पहले तक हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था, 2 ध्रुवीयता के अंत के बारे में पढ़ा था और फिर हमने यूरोपीय संघ, ये जो संगठन थे इन सब के बारे में पढ़ा था। बट अब हम आते हैं दक्षिण एशिया जो हमारे इंडिया से रिलेटेड है, उसको समझेंगे। तो जब हमारा शीत युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद क्या था, भारत और पाकिस्तान ने, दोनों देशों ने एक दूसरे को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया था। मतलब कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हो गए थे। जब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हो गए तो पूरे वर्ल्ड की नज़र जो थी इस एरिया पे, इस क्षेत्र में पड़ने लगी, जिससे दक्षिण एशिया का जो महत्व है वो बढ़ने लगा था। बट इसके बावजूद भी दक्षिण एशिया के जो देश हैं, अभी हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, बट इसके बावजूद भी दक्षिण एशिया में विवाद रहता है। कई मुद्दों को लेकर, कई घटनाओं को लेकर विवाद रहता है। जैसे कि इसमें बहुत ही फेमस विवाद है भारत और पाकिस्तान का विवाद, जो कि फर्स्ट नंबर पे हम देख सकते हैं उसे। तो किस किन चीज़ों को लेकर विवाद होता है, नदी जल के समझौते को लेकर, नदी जल की साझेदारी को लेकर कि कौन कितना शेयर करेगा, कौन कितना शेयर करेगा, तो इसको लेकर इसके बीच में विवाद होता है। और कई बार तो इनके बीच हमें आपसी टकराव, विद्रोह, जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या है, दक्षिण एशिया एक तरह से कहते हैं ना, अपनी भूमिका को कम कर रहा है, अपनी महत्वता को कम कर रहा है इन सब प्रॉब्लम्स के कारण। और क्या है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सुरक्षा को लेकर भी टकराव होता है। सुरक्षा के नज़रिए से भी दोनों के बीच टकराव होने की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान का ही देख लीजिए आप, कि दोनों देशों में क्या है, सुरक्षा को लेकर ही कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ से पाकिस्तान का हमला आ रहा है, यहाँ से इंडिया का हमला जा रहा है। तो सुरक्षा को लेकर भी, सुरक्षा के नज़रिए को लेकर भी क्या है, टकराव होते रहते हैं दक्षिण एशिया के देशों में। अब आप ये मत समझिएगा कि दक्षिण एशिया में बस भारत और पाकिस्तान ही है, और भी देश हैं, मैं उससे भी बताऊँगी आपको, क्योंकि मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से उसे समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से। बट अगर ये सब देखा जाए, अगर ये सब विवाद हैं, बट अगर भारत या मतलब जो भी दक्षिण एशिया में देश शामिल हैं वो इन टकरावों को, इन विवादों को हल कर लेना, तो ऐसा माना जाता है कि दक्षिण एशिया यदि सहयोग कर लेना, आपस में जुड़ जाए ना, तो ये देश बहुत ही, ये क्षेत्र जो है बहुत तेज़ी से विकास करता है। जैसे आसियान के बारे में पढ़ा था कि जो कि बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। तो अगर ये क्षेत्र जो है, ये देश जो हैं जो इसमें शामिल हैं दक्षिण एशिया में, ये अगर सहयोग कर लेना, तो मतलब कि ये क्षेत्र विकास में एकदम A1 आ सकता है, A1 नंबर, A1 क्वालिटी का आ सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समकालीन दक्षिण एशिया में जो परिचय आपकी बुक में दिया है उसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आखिर समझते हैं कि जो मैं आपको बोल रही हूँ, दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया, ये है क्या दक्षिण एशिया, उसको समझते हैं कि दक्षिण एशिया आखिर क्या है। अब समझते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश जो हैं शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए तो पूरा आप अगर देखें, दक्षिण में या भारत के पड़ोसी देश एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण एशिया में शामिल हैं। क्यों हम इसे दक्षिण एशिया कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें जो दक्षिण का जो हिस्सा है, एशिया का जो दक्षिण है, उसमें यही सारे देश शामिल हैं। तो इस कारण से दक्षिण एशिया में हम इन सब देशों को शामिल करते हैं। तो कौन कौन है इसमें, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं दक्षिण एशिया में। क्योंकि जो एशिया का दक्षिण है उसमें ये सारे देश हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप
ये भी सोच रहे होंगे इसमें चीन को भी शामिल कर लिया जाए, तो नहीं, इसमें चीन शामिल नहीं है। दक्षिण एशिया में चीन को शामिल नहीं किया जाता। तो आप इसे 1 मार्कर के लिए याद रखेंगे कि चीन को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि आपका एक एमसीक्यू ऐसे आ सकता है कि इनमें से किन किन देशों को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें आपको बस क्या करेक्ट करना है भाई, हमारा जो चीन है दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। ओके अब कई चर्चा में हम दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लेते हैं, बट कई कई जगहों पर, बट अगर देखा जाए मोस्टली तो दक्षिण एशिया में हम इन सारे 7 देशों को शामिल करते हैं। दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशेषता है, जो कि दक्षिण एशिया को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है, दक्षिण एशिया का महत्व बढ़ा देती है, दक्षिण एशिया की वैल्यू बढ़ा देती है, तो वो भौगोलिक विशेषता है पहला कि इसके उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है जिसके कारण क्या है, दक्षिण एशिया का महत्व बढ़ जाता है। और इसके दक्षिण में भाई हमारा जो हिंद महासागर है वो है, जो कि क्या है, इसकी महत्वता को बढ़ा देता है। पश्चिम में अगर देखा जाए तो अरब सागर है, अरब सागर भी दक्षिण एशिया के महत्व को बढ़ा देता है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो कि दक्षिण एशिया को एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हैं और दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशेषता है वो क्या है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता क्या है। और आपको ये भी याद रखना है कि चीन को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दक्षिण एशिया में। अब हम समझते हैं यहाँ की राजनीतिक प्रणाली के बारे में। तो अगर आप देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया में जो देश शामिल हैं, जो सदस्य शामिल हैं, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो असमान है। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था जो है समान नहीं है, कहीं पर लोकतंत्र है तो कहीं पे राजतंत्र है, तो कहीं पर सैन्य शासन है। तो इस तरह से दक्षिण एशिया में अलग अलग प्रकार की हमें राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे कि भारत और श्रीलंका में देखा जाए तो जब से इन देशों को स्वतंत्रता मिली है, भारत और श्रीलंका को, तब से यहाँ पर लोकतंत्र कायम है और अभी तक इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किन 2 देशों में सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है, तो भारत और श्रीलंका में जब से ये देश स्वतंत्र हुए हैं तब से यहाँ पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। और बात की जाए पाकिस्तान के और बांग्लादेश की, तो यहाँ पर हमें लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों प्रकार का जो राजनीतिक व्यवस्था है देखने को मिला है। कई बार यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो कई बार यहाँ पे तख्ता पलट होकर सैन्य शासन आ जाता है, जो हम अभी समझेंगे। जैसे कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो शीत युद्ध, या आप यही बताइए 2 ध्रुवीयता का जो अंत था वो कब हुआ था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 2 ध्रुवीयता का अंत कब हुआ। तो जब शीत युद्ध या कहें तो 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया था, तो उसके बाद क्या था, पाकिस्तान में 2 लोकतांत्रिक सरकार आई। ठीक है, पाकिस्तान में 2 लोकतांत्रिक सरकार आई। इससे पहले यहाँ पे सैन्य शासन हुआ करता था। पहली किसकी थी, बेनजीर भुट्टो की, और दूसरी नवाज शरीफ की। आप इसे 1 मार्कर के लिए याद कर लेंगे कि यहाँ पे 2 लोकतांत्रिक सरकार आई थी, पहली बेनजीर भुट्टो की और दूसरी नवाज शरीफ की। बट 1999 में यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो गया। तो यहाँ पर आपका एक और 1 मार्कर रेडी हो जाता है कि दक्षिण एशिया में जो पाकिस्तान देश है उसमें सैन्य तख्ता पलट कब हुआ, तो 1999 में हुआ। वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट 1999 में हो गया था। बट उसके बाद क्या है, 2008 से पाकिस्तान में सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है अभी तक देखा जाए तो। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि पाकिस्तान में आपको डेमोक्रेसी दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, तो जल्दी से कमेंट करिए। अब हम जानते हैं अन्य देशों के बारे में। अभी हमने भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में जाना। अब हम जानते हैं अन्य जो इसमें देश शामिल हैं कि उनकी जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस प्रकार की है। अब नेपाल में राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानते हैं कि नेपाल में कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी। तो नेपाल में 2006 तक देखा जाए तो यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब कि यहाँ पे संविधान भी था और राजा भी थे। संविधान जो था वो राजा द्वारा शासित किया जाता था। बट इसमें क्या था, ये डर बना रहता था कि राजा किसी भी समय क्या है, सारी जो शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेंगे, संविधान को नष्ट कर देंगे। जिसके कारण क्या था, नेपाल के लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, और उसके बाद 2008 में यहाँ पे राजतंत्र को एकदम समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त किया गया और लोकतंत्र कायम कर दिया गया।
तब से यहाँ पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र स्थापित है 2008 से। तो नेपाल में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी एक तरह से कह सकते हैं तो 2008 में हुई थी। उसके बाद हमारा जो अगला दूसरा देश है वो है भूटान। तो भूटान में 2008 से संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पे 2008 से संवैधानिक व्यवस्था अपनाई गई है। संवैधानिक राजतंत्र है, वही संविधान भी है और राजा भी है, और राजा द्वारा संविधान को शासित किया जाता है, देश को शासित किया जाता है। और राजा के नेतृत्व में भूटान में क्या है, बहुदलीय लोकतंत्र है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे दल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे विपक्षी दल भी होगा फिर तो भूटान में हमने ये समझ लिया। उसके बाद आते हैं मालदीव पे। तो मालदीव जो है 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। मतलब कि यहाँ पे सुल्तानों का शासन हुआ करता था, बट 1968 के 8 से ही यहाँ पे गणतंत्र और शासन की अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई। अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है? इस व्यवस्था में जो मुख्य कार्यकारी होता है या मुखिया जो होता है देश का, वो होता है राष्ट्रपति। सारी शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है मालदीव में अपनाएगी, जिसमें मालदीव का जो प्रमुख रूप से कार्यकारी जो मुखिया कह सकते हैं वो होगा राष्ट्रपति। तो आप याद रखेंगे 1968 में अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई मालदीव ने। और यहाँ की जो पार्टी है उसका नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, MDP। इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म आपको दे सकते हैं, और आपको कहें फुल फॉर्म बताइए तो आप याद रखेंगे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, मालदीव की पार्टी का नाम है। तो यहाँ तक हमने दक्षिण एशिया के जो देश थे उनके बारे में पढ़ा कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी। जैसे कि भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र स्थापित है जब से उन्हें आज़ादी मिली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमें लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, बट उसे ख़त्म करके वहाँ पे पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित किया गया। भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है, और मालदीव बच गया। तो मालदीव में हमारा अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई है। तो यहाँ तक हमने दक्षिण एशिया के बारे में जो जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है उसे समझ लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें देखने को मिलता है वो है पाकिस्तान में लोकतंत्र। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र हम जानेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र आया, वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम समझेंगे पाकिस्तान में शासन प्रणाली के बारे में कि पाकिस्तान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो अभी हमने जाना था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों प्रकार के नेताओं का शासन रहा है। यहाँ पे कई बार लोकतंत्र भी स्थापित हुआ है और कई बार यहाँ पे तख्ता पलट होकर सैन्य शासन स्थापित हो चुका है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो बुक में दिया गया है जनरल अयूब खान के बारे में दिया गया है। पाकिस्तान में जब संविधान बन गया था तो उसके बाद क्या था, वहाँ पे शासन की जो बागडोर संभाली थी, वहाँ पे जो सत्ता में आए थे वो थे जनरल अयूब खान। उन्होंने क्या किया था, अवैध तरीके से अपना निर्वाचन करा लिया, यानी कि चुनाव करा लिया, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। और उनके इस क्रोध के कारण क्या हुआ, जनरल अयूब खान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ पे हमने समझा कि जनरल अयूब खान ने अपना जो निर्वाचन था अवैध तरीके से कराया और लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया और उसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे सैन्य शासन कायम हो गया था जनरल याहिया खान के नेतृत्व में। आप याद रखेंगे जनरल याहिया खान के नेतृत्व में यहाँ पे सैन्य शासन कायम हो चुका था। अब इसी टाइम पे जब जनरल याहिया खान का शासन चल रहा था, इसी टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का संकट उत्पन्न हो गया था। ये संकट क्या था ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी बस आप ये समझिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, क्योंकि ये बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो कई कारणों से इन दोनों के बीच क्या था, विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था, टकराव हुआ था, जिसमें के कारण क्या थे, भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी आज़ाद होने के लिए। और इस कारण 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान हार गया था। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत
गई और इंडिया ने किसको सपोर्ट किया था, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश क्या था, एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था। यहाँ तक हमने समझा कि जनरल याहिया खान के नेतृत्व में सैन्य शासन आई और उसी दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश का संकट उत्पन्न हुआ, जिससे कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। अब हम यहाँ पे हमने दो नेताओं के बारे में जाना, अब हम आगे समझते हैं अन्य नेताओं के बारे में। जो अगले नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सत्ता संभाली थी वो थे जनरल जुल्फ़िकार अली खान, जिनकी सरकार जो थी निर्वाचित सरकार थी। निर्वाचित सरकार का मतलब है इनका चुनाव किया गया था, जिसके कारण इनका जो समय का हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा मिलता है 1971 से 1977 तक ये था, सत्ता में रहे थे जनरल जुल्फ़िकार अली खान। इन्हें बेसिकली जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1977 में इनकी सरकार जो थी वो गिर गई, ये सत्ता से हट गए। इसमें जो आपको इस टॉपिक में एक मेन चीज याद रखना है वो है 1972 का शिमला समझौता। जब 1971 में अभी हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान हार गया था, तो उसके एक साल बाद यानी कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ये समझौता बेसिकली इंदिरा गांधी और उस टाइम जो पाकिस्तान के सत्ता में थे जनरल जुल्फ़िकार अली खान के बीच हुआ था। इंदिरा गांधी आप जानते हैं 1970 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री रही थी और जनरल जुल्फ़िकार अली खान जो थे उस टाइम तो पाकिस्तान में सत्ता में थे ही, जिस कारण 1972 में भारत पाकिस्तान का शिमला समझौता हुआ था। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो 1971 में जब भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश का संकट उत्पन्न हुआ था, तो उस टाइम जो पाकिस्तान में शासन संभाले थे वो थे जनरल याहिया खान, और जो शिमला समझौता हुआ था वो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली खान के बीच हुआ था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आई होप कि आपको जो ये चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम आते हैं अपने अगले। तांत्रिक सरकार के बाद अब पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हुआ, यानी कि फिर से सैन्य शासन कायम हो गया। इससे पहले वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार थी नवाज शरीफ की, बट 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट किया, यानी कि वहाँ पे सैन्य शासन कायम हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसे पद से हटा दिया और खुद 2008 तक पाकिस्तान की सत्ता को संभालते रहे। कौन? परवेज मुशर्रफ, जो कि एक सैन्य शासन था। आप इसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। 1 मार्कर के लिए आपका आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2008 तक तो सैन्य शासन रहा, उसके बाद लोगों द्वारा विरोध किया गया होगा। तो उसके बाद क्या था, 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 2008 से लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है। तो यहाँ तक हमने पूरा पाकिस्तान की शासन प्रणाली के बारे में समझा कि किस प्रकार से वहाँ शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से लोकतंत्र आ रहा है, जा रहा है। कभी सैन्य शासन आ रहा है तो कभी सैन्य तख्तापलट हो रहा है, तो कभी लोकतंत्र आ रहा है। तो यहाँ तक हमने पूरा समझ लिया है। अगर आप पाकिस्तान की जो शासन प्रणाली है उसको एकदम शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटिकल इन शॉर्ट, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में एक एक टॉपिक जैसे पाकिस्तान का हो गया या बांग्लादेश के निर्माण का हो गया वो एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि 60 सेकंड में आप एक टॉपिक समझना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप वेरी शॉर्ट वीडियो में उसे समझ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे नोट्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स के साथ मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके पॉलिटिकल इन शॉर्ट्स बाय अंजलि सफलता क्लासेस सर्च करके देख सकते हैं वीडियो को। ओके, आई होप कि आपको यहाँ से भी समझ में आया हो, और आपको अगर बेहतर तरीके से और समझना हो तो आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमने पाकिस्तान की शासन प्रणाली को जान लिया है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता, उसकी क्या समस्या उत्पन्न हो जाती हैं जब लोकतंत्र स्थापित होता है। क्योंकि हमने देखा कि लोकतंत्र पाकिस्तान में आ रहा है तो कभी जा रहा है, कभी सैन्य शासन आ रहा है तो कभी लोकतंत्र आ रहा है। तो वहाँ पे लोकतंत्र स्थायी ना रहने के क्या कारण हैं, हम ये जानते हैं। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के क्या कारण हैं। मतलब पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाता है, क्यों वहाँ पे बार बार सैन्य शासन कायम हो जाता है, तो उसको जानते हैं हम। पहला तो है कि वहाँ पे सेना, धर्मगुरु और जो भूस्वामी होते हैं उनका जो है सामाजिक दबदबा है, उनका समाज में दबदबा बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा जल्दी विश्वास करने लग जाते हैं। तो सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी का सामाजिक दबदबा है, जो लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि लोकतंत्र तो भाई हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, उससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है, तो भाई तुम सैन्य शासन को बढ़ावा दो। तो इन लोगों का ये मानना है। तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों पर दबाव डालते हैं कि वो लोकतंत्र को समर्थन ना दे बल्कि
सैन्य शासन को समर्थन दे, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकार जो चुनाव से जीती हुई सरकार होती है वो गिरकर सैन्य शासन वहाँ पे कायम हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि नवाज शरीफ की सरकार जो आई थी लोकतांत्रिक थी, बट 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था ना, तो वही बात इसमें कह रहे हैं कि लोगों को क्या है, ये लोग बहकाते हैं, धर्मगुरु भूस्वामी ये सब बहकाते हैं कि भाई लोकतंत्र बहुत ही बेकार है, सैन्य शासन बहुत अच्छा है। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार होती है वो उसकी जगह सैन्य शासन वहाँ पे कायम हो जाता है लोकतंत्र की जगह पे। उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो तनातनी रहती है, दोनों देशों के बीच किसी न किसी लड़ाई का माहौल रहता ही है। तो इसके कारण भी क्या है, सेना का दबदबा बढ़ जाता है। अब जब सेना का दबदबा बढ़ जाता है, जब सेना का महत्व बढ़ जाता है, तो सैन्य शासन कायम होने की संभावना भी बढ़ जाती है पाकिस्तान में, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेना समर्थक समूह है, मतलब कि जो मानते हैं कि सैन्य शासन बेहतर है, तो वो जो समूह है उनका मानना है कि लोकतंत्र में क्या है, खोट है। लोकतंत्र जो है बहुत ही बेकार चीज़ है, लोकतंत्र खोट है, और अगर हम लोकतंत्र लागू करते हैं तो इससे देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में आ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, ऐसा मानते हैं, ऐसा वो कहते हैं। सेना समर्थक समूह जो होते हैं वो दावा करते हैं, मानते भी नहीं, दावा करते हैं कि भाई लोकतंत्र तो बहुत बेकार चीज़ है, खोट है इसमें तो हमारे देश के लिए खतरा है, तो भाई तुम लोकतंत्र को समर्थन मत दो, ऐसा उनका मानना होता है सेना समर्थक समूह का। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि पश्चिमी देश जो होते हैं, पश्चिमी देश जो वर्ल्ड में आप देखेंगे पश्चिम की ओर जो देश हैं, उन्होंने क्या है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए सैन्य शासन को बढ़ावा दिया है, सैन्य शासन को महत्व दिया है। तो यही कुछ रीज़न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पाता, क्यों वहाँ पे लोकतंत्र आता है फिर चला जाता है, जैसे लाइट आती है चली जाती है, वैसे ही वहाँ पे लोकतंत्र आता है और चला जाता है पाकिस्तान में। तो गाइज यहाँ तक हमने अपना 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक तो दक्षिण एशिया क्या है और दूसरा पाकिस्तान में लोकतंत्र व सैन्य शासन। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइस प्लीज़ 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 आई विश कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से टॉपिक समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, ताकि जो है इसकी रीच बढ़े, वीडियो की लोगों के पास ज़्यादा आ जाए। और हाँ प्लीज़, वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम नेपाल और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इस टॉपिक को तब तक के लिए अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच।